आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 27 से 29 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। ये करेंट अफेयर की बात कर रहा हूं, जिसको आपने अच्छे से अगर पढ़ लिया ना, ये अकेले दम रखता है कि आपका जीके सेक्शन में उतना नंबर लाकर दे देगा जिससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। दुनिया भर का जीके के नाम पर पढ़ने से अच्छा है करेंट अफेयर को ही अच्छे से पढ़ो। यही गलती आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों ने किया था, भुगत रहे हैं। यही गलती आरआरबी एनटीपीसी में 25 वाले बच्चे ने किया, भुगत रहे हैं। करेंट अफेयर अच्छे से पढ़ो और हर क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर देता हूं, तो डाउनलोड कर एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि करेंट अफेयर पढ़ भी रहे, रिवीजन भी हो रहा है, बोझ भी नहीं लग रहा है। और मैंने बाकी बहुत बार बता दिया है, करेंट अफेयर अच्छे से कवर करने का मतलब है 2025 में जितना भी क्वेश्चन आया है, जो रेलवे एसएससी पूछा है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। इतने क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ लिया गया ना, ये आपका 25 अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, तो करेंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है। ये पीडीएफ मैंने आपके कोर्स में अपडेट करवा दिया है, साथ में जो क्लास करवा रहा हूं डेली, इसको आपको बस को कवर करना है। और जीके में अगर अच्छा स्कोर करना है, दुनिया भर का चीज पढ़ने से अच्छा है ना, आप टारगेट पढ़ाकर पढ़ो कि मुझे डेली का टारगेट क्या पूरा करना है। एक टारगेट सेट करो, अगर वो टारगेट अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आप खुद देख पाओगे आज से 60 दिन के बाद ना भैया, मैं किसी का भी मॉक टेस्ट मार रहा हूं, किसी का भी, मेरे जीके में अब अच्छे स्कोर होने लगे हैं। अगर बाबू भटक कर पढ़ोगे ना, जितना भी जीके पढ़ लो कम नहीं है। डेली का आप बस टारगेट पूरा करो ना, ये 60 दिन तक आप खुद बोलोगे भैया सब कुछ कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर भी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी भी हो गया, जीके भी हो गया। आपकी टारगेट फॉलो करना, ये बनाकर मैंने आपको दिया है दोस्त, और ये 3.5 घंटे का डेली का टारगेट है, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का ना जो लोकपाल योजना है 26 के तहत शिकायतकर्ता के द्वारा आरबीआई लोकपाल के समक्ष लाए जाने वाले विवाद की मात्रा की अधिकतम सीमा क्या होगी। देखो, आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी हो रहा है, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, या आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया ऑनलाइन, ठीक है, तो क्या होता है, लोगों के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, मतलब उसके साथ फ्रॉड हो गया, तो आरबीआई के पास कंप्लेन करता है। सबसे पहले बैंक में जाता है, बोलता है कि देखिए मेरे पास साथ फ्रॉड हो गया है 50,000 रुपए का। तो बैंक अगर 30 दिन के अंदर अगर सुनवाई ना करे ना, तो ये कहा जाता है बाबू, इनको जाना पड़ता है आरबीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर। यहां पर जाकर वो अपना शिकायत दर्ज करवा सकता है। पहले क्या था कि कुछ लिमिट था कि अगर इतने तक का ही अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना, तभी आपका मामला सुना जाएगा। लेकिन अब आरबीआई ने बोला है अब कोई लिमिट नहीं है, आपके साथ जितने पैसे का भी फ्रॉड हुआ है आप कंप्लेन करवा सकते हो, कोई लिमिट नहीं रखा गया है, ठीक है। लेकिन एक बात बोला गया है कि आपको ना, अगर आप सही साबित होते हो तो मुआवजा के तौर पर आपको 30 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। प्लस अगर आपको बहुत परेशान किया गया, बैंक में दौड़ाया गया, आप हैरास हो गए, तो आपको 3 लाख और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर देखो, क्वेश्चन बोला है आईटी सर्विस फर्म एलटीआई माइंडट्री को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने भारत के नेशनल टैक्स एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को मॉडर्न बनाने के लिए एआई बेस्ड प्रोग्राम डेवलप करने का 3,000 का ठेका दिया है। अब देखो, जितना भी डिपार्टमेंट है, जो भी विभाग है भारत में, अब हर विभाग एआई को अपना रहा है अपने, ताकि काम, जो भी कामकाज है, जहां पर कोई काम करने में 30 दिन लग रहा है, वहां 3 सेकेंड में हो जाए। एआई बाबू बहुत जल्दी काम कर रहा है। तो अब ना जो सिविलिटी है उसके अंदर भी एआई को अपनाया जा रहा है, उसके लिए भी प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया जा रहा है, ताकि जितने लोग को भी धोखाधड़ी, फ्रॉड हो रहा है, उससे उन लोगों को बचाया जा सके, ठीक है। या जो लोग फ्रॉड करते हैं, टैक्स चुराते हैं, ठीक है, हर एक डाटा मिनटों में जो है वो जुटाया जा सके, इसके लिए जो माइंडट्री है, इसके साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक डील साइन किया है, ठीक है। ये डील कितने का है, 3,000 करोड़ रुपए का है। जो डील साइन हुआ है दोस्त, वो किस योजना के तहत हुआ है, तो इनसाइट 2.0 योजना के तहत हुआ है। इस बात को याद रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तमिलनाडु सरकार ने ना साहित्य सम्मान प्रदान करने के लिए, ठीक है, साहित्य सम्मान प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार का घोषणा किया है। वो पुरस्कार का नाम क्या है बाबू? तो पुरस्कार का नाम है सेमोजी इलाकिया विरुद्ध। इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं? शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत की है। इसमें ना भारत के प्रमुख भाषाओं को शामिल किया गया है, टोटल की, ठीक है, प्रमुख भाषाओं को, हिंदी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भारत के इसके अलावा जो प्रमुख भाषा है, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, शुरू में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली एंड मराठी, इतने भाषाओं के क्षेत्र में यह साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी अच्छा कार्य करेगा, अवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में राशि कितना दिया जाएगा? तो वो है बाबू आपका 5 लाख। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें राज्य के बारे में, तो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। पिछले एक महीने में 20 से 25 बार बताया हूं कोई भी राज्य के बारे में। यहां पर 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा, 234 विधानसभा सीट है। श्री राम कल्पापति राजेंद्रन यहां के मुख्य न्यायाधीश है। RN रवि राज्यपाल है। स्टालिन मुख्यमंत्री है। 38 जिला पड़ता है आपका तमिलनाडु में। 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो क्वेश्चन पढ़िएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में जाओगे ना आपको पूछ देगा कि बगारुम्बा दुआओ, ये जो त्योहार है, ये जो फेस्टिवल है, वो किस राज्य का है? अब आप बोलोगे इतना डीपली क्वेश्चन पूछ दिया, जबकि आपको मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन करंट का है, करंट में इसकी चर्चा हुआ है। ये त्योहार ना असम में मनाया जाता है। जो असम की वहां प्रसिद्ध जनजाति है, कौन जनजाति? बोडो जनजाति, ठीक है, उनके द्वारा यह त्योहार मनाया गया है। इस त्योहार के अवसर पर ना हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एग्जाम में बोलेगा ये त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे आप? बोडो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एकदम याद रखना आप सभी लोग इस क्वेश्चन को। छठवां एशियान भारत डिजिटल मंत्रियों की बैठक जो हुई है, 6वां संस्करण का, इसका आयोजन ना वियतनाम के द्वारा किया गया है। पहला पॉइंट याद रखना है। क्यों किया गया है? ताकि ना क्षेत्रीय डिजिटल सहयोग, समावेशी और एकीकरण को मजबूत करने पर चर्चा हुई है इस सम्मेलन में। सबसे पहला बात याद रखना, ये 3 जो मेन पॉइंट है इस पर फोकस किया गया है। ये जो 6वां एशियन भारत डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है, इसका विषय क्या था, थीम क्या है, ये आपसे पूछेगा। तो थीम है आपका एडेप्टिव एशियन फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस। ये थीम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी। हालांकि मैंने पीडीएफ में इसको हिंदी में भी डाल दिया है, तो इसको लेकर आप टेंशन मत लेना। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, जितने लोग भी देख रहे हैं, याद रखना, जो ये 6वां एशियन मंत्रियों की बैठक हुई ना, इसमें भारत की तरफ से, याद रखना, भारत की तरफ से सह अध्यक्षता जो है दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल ने की है और वियतनाम के मंत्री गुएन माना हंग के द्वारा किया गया है। ये 2 लोग शामिल थे। एशियान भारत डिजिटल कार्य योजना 2026 को मंजूरी दी गई है। अब एक बात याद रखना, एशियन का जो गठन हुआ था वो 1968 में हुआ था। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो काओ किम होर्न जो मलेशिया के हैं। इस संगठन का टोटल 11 देश जो है वो सदस्य हैं। ये पॉइंट याद रखना है। बहुत लोगों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अब ये क्वेश्चन आए ना, काफी लोग बोर हो गए होंगे, अरे छोड़िए ना भाई, नहीं पढ़ोगे ना तो कभी अकेले में सोचना, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जिससे आप अपने परिवार की स्थिति सुधार सकते हो? सोचना, पढ़ना पड़ेगा भाई। कोई भी यहां पर शौक से नहीं पढ़ रहा है, मजबूरी में ही पढ़ रहा है, और मजबूरी में पढ़कर ही नौकरी निकाल रहा है भाई। तो आप ये मत समझो कि मैं ही मजबूरी में पढ़ रहा हूं, सभी पढ़ रहे हैं और सभी उस मजबूरी संघर्ष से लड़कर ही नौकरी कर रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो भाई इसमें आपके माँ बाप का क्या गलती है? उनको सपना क्यों दिखा रहे हैं? पढ़ दो बाबू, ठीक है। देखो विकिपीडिया एक ऐसा संस्था जिसके पास हर एक जानकारी है ऑनलाइन का। आप कुछ भी सर्च मार लो, विकिपीडिया उसके बारे में डिटेल जानकारी देता है। देखे होंगे ना,
तो विकिपीडिया की पेरेंट बॉडी के तौर पर काम करने वाली किस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, मिस्ट्रल एआई और पर्सनैलिटी जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के लिए अपने कंटेंट का पेड एक्सेस देने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाया है? एक समय था विकिपीडिया चलाने के लिए विकिपीडिया के पास पैसा भी नहीं था। आज से एक डेढ़ साल पहले की बात है। ये लोग डोनेशन मांग रहे थे, बहुत लोगों ने डोनेट किया ताकि विकिपीडिया बहुत बाबू इंपॉर्टेंट है, सटीक जानकारी, पूरी जानकारी आपको मिलती है किसी भी टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो अभी क्या है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है जो एआई के क्षेत्र में काम कर रही है, वो चाहती है ना कि विकिपीडिया के साथ मिलकर हम लोग काम करें ताकि उनका जितना भी जानकारी है वो हमारे एआई के डाटा में स्टोर हो जाए। भाई चाहिए, सबको चाहिए। तो इसके लिए ना ये कंपनी डील साइन की है इस कंपनी के साथ। तो विकिपीडिया की कौन सी पेरेंट कंपनी है? तो विकिपीडिया फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर हमारा भी, इनके साथ डील साइन हुआ है, ठीक है, ताकि इनका जितना भी कंटेंट है वो सबका एक्सेस ये ले पाए अपने पास। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में भारत ने कितने एक्सपोर्ट किए हैं बाबू गाइडेड पिनेकम रॉकेट मिसाइल की पहले बैच को हरी झंडी दिखाई है? इन रॉकेट को किस देश के द्वारा रिसीव किया गया है? आपको बताना है। जो पिनाका रॉकेट है ना, उसके लिए बैटरी और अलग इक्विपमेंट वो सब कुछ भारत जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है अर्मेनिया को। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? अर्मेनिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन नेवी का आईएनएस सुदर्शनी जो है ना वो 22,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगी। कौन जहाज? तो आईएनएस सुदर्शनी 22,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगी। ये तय करना बाबू, अच्छा जो ये दूरी तय कर रही है ये कितने दिन में दूरी तय करेगी? तो 10 महीने में। ये जो जहाज है ना आईएनएस सुदर्शनी, ये कोची से, केरल के कोची से निकल चुकी है और आने वाले 10 महीने में ये 22,000 नॉटिकल मील को दूरी तय करेगी, ठीक है। ये सब किस अभियान के तहत हो रहा है बाबू? तो लोकयान 26 अभियान के तहत ये दूरी तय कर रही है, ठीक है। अब ये दूरी तय करेगी 22 नॉटिकल मील। इसमें ना याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं, 18 बंदरगाह और 13 देश का यात्रा करेगी। कितना? 18 बंदरगाह और 13 देश का जो है वो दौरा करेगी। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक बात याद रखना, इस अभियान के दौरान ना 200 से अधिक जो है नौवाहन और पारंपरिक नाविक कौशल इसमें शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट, स्टेटमेंट बना सकता है एग्जामिनर चाहे तो। तीसरा पॉइंट, जब ये दौरा तय करेगी ना तो 2 प्रमुख आयोजन में भाग भी लेगी ये आईएनएस सुदर्शनी। वो कौन कौन सा बाबू है आप सभी का अभियान? तो यह जहाज एक्सेल और सेट फ्रांस और सेल 250 अमेरिका के जैसे प्रतिष्ठित बड़े जहाजों के आयोजन में भाग भी लेगी। तो वो 2 आयोजन का नाम भी याद रखना है, ये फ्रांस का है, सेल 250 अमेरिका का है। ये 2 आयोजन जो अमेरिका और फ्रांस आयोजित करता है उसमें भाग भी लेगी। इस बात को याद भी रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, इस बार का विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो विदर्भा ने जीता है सौराष्ट्र को हराकर। ऑप्शन नंबर हमारा ए। टूर्नामेंट के 33वें एडिशन में अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीतकर किस टीम ने इतिहास रचा है? अच्छा, किस टीम ने इतिहास रचा है ना, मुझे लगा किस टीम को हराकर। तो ये जीता है बाबू विदर्भा के द्वारा। किसको हराकर? तो सौराष्ट्र को हराकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा लगातार तीसरे साल लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की मेजबानी करेगा? खेल के जगत में बहुत बड़ा पुरस्कार, हर खेल शामिल होता है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो। तो याद रखना ये अवार्ड सचिन को भी मिल चुका है, ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है लगातार तीसरे साल भी ना ये मैड्रिड के द्वारा आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया है अभी? तो 7.3%। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर
भारत और संयुक्त अरब इमारात के बीच में व्यापार को लेकर डील साइन हुआ है। ये दोनों देश मिलकर ना आने वाले 6 साल में यानी 2032 तक जो है वो दोनों देश के बीच में ना जो व्यापार जो है वो $200 बिलियन का होगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। इन दोनों देश के बीच में $200 बिलियन का जो है व्यापार होगा 2032 तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा संगठन अपनी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कोच अवार्ड 2025 प्राप्त किया है? एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा। 104 नंबर का एडिशन वाला स्कोच अवार्ड की मेजबानी जो है ना ये नई दिल्ली में हुई है। पहला पॉइंट याद रखना, इस अवार्ड को जीता है आपका सी डॉट के द्वारा, इस संस्था के द्वारा, एकदम याद रखना। दूसरी बात याद रखना, ये जो आप सभी का 104वां स्कोच शिखर सम्मेलन हुआ ना, इसका थीम क्या था, विषय क्या था, वो आपको याद रखना है। रिसोर्सिंग विकसित भारत, ये बाबू विषय दिया गया है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 88वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना कि 88वां नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा। यह मंत्रालय किसके पास है? भूपेंद्र यादव जी के पास है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, संगठित गैंगस्टर नेटवर्क से निपटने के लिए ना पंजाब पुलिस एक अभियान चला रही है ताकि वहां पर जितने भी गुंडे वगैरह है उनसे निपटा जा सके। ठीक है, इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन प्रहार, जो पंजाब पुलिस चला रही है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में बाबू 13 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 117 विधानसभा सीट है। रितु बहरी यहाँ की मुख्य न्यायाधीश है। गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के राज्यपाल, भगवत मान मुख्यमंत्री। 23 जिला पड़ता है आपका, कहां पर? तो पंजाब में। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, केंद्र कैबिनेट के बैठक में यह फैसला लिया गया है ना कि जो अटल पेंशन योजना थी ना उसको अभी आगे तक और चलाएंगे। अच्छा, ये पेंशन योजना कब आई थी? तो ये भी याद रखना 9 मई 2015 में ये पेंशन योजना आया था। अब इसको ना आगे कंटिन्यू करने की बात कर रही है। कब तक? अब ये आगे जब भी हो बाबू पता नहीं, आज से 100 साल बाद भी चल सकता है, लेकिन अभी फैसला लिया गया है जो ये 2015 में योजना आया था ना, ये 2030-31 तक जो है वो लागू रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो टेलीकॉम के सेक्टर में, फोन वगैरह, मोबाइल वगैरह, सिम वगैरह, टेलीकॉम के सेक्टर में ना जितने भी पर्सन काम करते हैं, जो रिटायरमेंट होते हैं, उनको जो पैसा मिलता है तो वो ना संपन्न पेंशन प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं। टेलीकॉम के जितने भी कर्मचारी हैं जो पेंशन के अंतर्गत आते हैं वो संपन्न पेंशन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। अब जो संपन्न प्लेटफॉर्म है ना, जहां पर उनकी हर एक जानकारी रहती है उस कर्मचारी का, अब संपन्न पेंशन प्लेटफॉर्म ना डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। डिजी लॉकर क्या है? आप अगर स्टूडेंट हो आपको पता होगा, भैया जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमको ऑफ मतलब साथ में लेकर कैरी नहीं करना पड़ता है। हर एक चीज हम डिजी लॉकर में रख सकते हैं। बाहर गए, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डिजी लॉकर खोले, डॉक्यूमेंट्स आपका आ गया, तो वो आप रख सकते हैं ऑनलाइन। तो जो संपन्न पेंशन प्लेटफॉर्म है ना, वो डिजी लॉकर के साथ जो है वो डील साइन किया गया है, जिससे ना टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के रिटायर लोगों को पेंशन डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल एक्सेस मिल सके। संपन्न जो प्लेटफॉर्म है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोला है भारत स्टील 2026 स्टील सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करने वाले के लिए 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। ये बात याद रखना, 2 दिन का बाबू सम्मेलन हुआ है स्टील को लेकर, जो 16 से 17 अप्रैल 26 में होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। अब आपको यह बताना है
इस समिट का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। अब जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना, एक सवाल मैं रोज आपसे पूछता हूं, आपको कम से कम ये बात बताना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, ये मंत्रालय किस मंत्री के पास है, किस मिनिस्टर के पास है? आपको कम से कम एक बार कमेंट्स करना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, डीसी पलनीवेलु, इनके आत्मकथा के ऊपर ना एक किताब लिखा गया है, जिस किताब का नाम है आप सभी का पलनीवेलु गट्स। इस किताब का हिंदी संस्करण जारी किया गया है और इस किताब का उद्घाटन कौन किया है? तो सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इस बार 26 में टोटल 131 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, ठीक है, जिसके अंदर पद्म भूषण कितना दिया गया बाबू, या मैं बोलूं पद्म विभूषण कितना दिया गया है, या मैं बोलूं पद्मश्री कितना दिया गया है, तो आपको मालूम होगा टोटल 121 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण दिया गया 5 लोगों को, ये दिया गया 13 लोगों को 18, और ये दिया गया 113 लोगों को। ठीक है, 13 5 18, 18 13 131। अब क्वेश्चन क्या बोला है? एन राजम, जिन्हें 26 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उन्हें किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कहा जाता है? तो आर्ट्स के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। ये कहां की रहने वाली है? ये रहने वाली है आपका कर्नाटक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पावर मंत्रालय की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली राज्य की पावर वितरण। अच्छा, आपके राज्य में ना बहुत सारी कंपनी होगी जो आपको बिजली सप्लाई कर रही होगी, रिलायंस होगा, अंदानी होगा, जैसे यहां पर बंगाल में WCDL, बहुत सारा कंपनी है। तो जो बाबू ये 14वां इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट आया है, इसमें ना सबसे अच्छा किस राज्य की कंपनी है बिजली वाली, ये आपको बताना है। तो सबसे अच्छी है बाबू गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। गुजरात की एक कंपनी है जो बिजली सप्लाई करती है, जिसका नाम है टोरेंट। इस कंपनी को बाबू ये अवार्ड मिला है, इसका टॉप 1 का। अगला क्वेश्चन, 2010 से 24 तक ऐतिहासिक एआई निवेश के मामले में भारत का जो स्थान है, एआई में भारत कितना निवेश किया है, इसकी बात कर रहे हैं। 2010 से 24 तक जो भारत निवेश किया है एआई के क्षेत्र में 11 देशों में, उसमें रैंकिंग कितना है भारत का? 8वां है। 1 नंबर पर कौन है? 1 नंबर पर आपका अमेरिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंडसइंड बैंक का नया अध्यक्ष कौन होगा, चेयरमैन? तो अरिजीत बासु, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? याद रखना, इंडिया का पहला रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। इंडियन रेलवे ने पैसेंजर सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरह का पहल शुरू की है। इस रेलवे स्टेशन पर ना ASC अर्जुन नाम का एक आप सभी का ह्यूमनॉइड, कहां पर है आप सभी का? ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है। अच्छा, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, जब आप इस प्लेटफॉर्म पर जाओगे ना, कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म में आप घुसते हो, पहले आपका चेकिंग होता है, चेकिंग। अब ये बाबू रोबोट जो है वो डाला गया है, वहां पर कोई पुलिस कर्मी नहीं, कोई आपके जवान नहीं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म में घुसते हो ना, यही आपका A to Z चेक कर लेगा कि आप कुछ लेकर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, पूरा सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। ठीक है, इसका नाम दिया गया ASC अर्जुन। इसको कहां पर बाबू विकसित किया, कहां पर मतलब ये तैनात किया गया है? तो विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? डिजिटल इंडिया वर्सनी डिवीजन ने भौगोलिक स्थान नामों को डिजिटलाइज करने के लिए किस संगठन के साथ हाथ मिलाया? आपको पता होगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है, एग्जाम क्वेश्चन है, जो वर्सनी डिवीजन है बाबू क्या है? ये बाबू एक प्लेटफॉर्म है। आप कुछ भी बोल रहे हो, किसी भी भाषा में बोल रहे हो, आप तेलुगु में बोल रहे हो, सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो उसको ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में, इंग्लिश में, आपको जिस भी भाषा में चाहिए। ये एक डिवाइस है। तो ऐसे बहुत सारे बाबू ये है, क्या बोलते हैं, जगह है, स्मारक है, मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है जिसके नाम बाबू आप जाओगे ना, अगर मान लो तमिलनाडु में गए, लेकिन उसका नाम ऐसा है ना, नाम देखोगे तो तमिल में कुछ लिखा हुआ है, आप घूमने गए समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है वहां की भाषा में। तो अब ये प्लेटफॉर्म क्या कर रही है ना, उन सबका भाषा जो है
अलग अलग भाषा में जो है वो ट्रांसलेट कर रही है ताकि रिकॉर्ड रह पाए सरकार के पास। ऐसे बोला गया है 64,000 जगहों का ना ये ट्रांसलेट करेगी, याद रखना। तो डील साइन हुआ किससे? अब वो सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका करेंट अफेयर 27 से 29 जनवरी का। ठीक है, इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लेना आपसे भी। और जैसे ही 31 जनवरी आपका कंप्लीट होगा तो याद रखना 1 से 31 जनवरी तक संपूर्ण पीडीएफ आपको आपके कोर्स में मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप कोई बैच लेंगे, मैंने एक बैच लॉन्च किया है करेंट अफेयर वाला सिर्फ, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरा 25 वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस 26 के पूरे करंट अपडेट, करंट अफेयर सब मिल जाएगा। दाम नहीं याद है मुझे, शायद 99 रुपीज, शायद 99 रुपीज का प्राइस है। तो आप ये भी ले लोगे ना, 26 तक पूरा जितना भी करंट अफेयर है, जितना भी अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, डाउनलोड करवाकर आप प्रिंट भी करवा सकते हो कोई भी कंटेंट। तो सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, माँ पापा ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा और जय हिंद।